अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ शेख रियाजुर रहमान। स्टूडेंट्स, आज हम 9th क्लास के इंग्लिश टेक्स्ट बुक के लेसन नंबर 1.4 द स्टोरी ऑफ टी का एक्सप्लेनेशन देखने जा रहे हैं। इस एक्सप्लेनेशन को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पार्ट फर्स्ट यानी आज के वीडियो में हम पेज नंबर 18 और 19 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे, और पार्ट 2 जिसमें हम पेज नंबर 20 और 21 का एक्सप्लेनेशन देखेंगे। सो स्टूडेंट्स, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा लेसन नंबर 1.4 द स्टोरी ऑफ टी। लेट अस बिगिन विद अ क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं एक सवाल से। कैन यू नेम द मोस्ट वाइडली कंज्यूम्ड बेवरेज इन द वर्ल्ड आफ्टर वाटर? पानी के बाद दुनिया भर में सबसे ज़्यादा पिए जाने वाला मशरूब कौन सा है? क्या आप उसका नाम बता सकते हैं? बेवरेज यानी मशरूब, और कंज्यूम्ड यानी पिए जाने वाला, यानी पीने को कहते हैं। नेक्स्ट है, परहैप्स मेनी ऑफ यू हैव गेस्ड द आंसर। शायद आप में से बहुत सारों ने इसके आंसर का यानी इसके जवाब का अंदाज़ा लगा लिया होगा। Perhaps, शायद। The most popular beverage in the world is tea. दुनिया में सबसे ज़्यादा मशहूर मशरूब जो है वो है चाय। The fresh aromatic brew with which people like to begin their day. जो कि जिससे लोग अपने दिन की शुरुआत करना पसंद करते हैं, जो कि कैसा होता है? फ्रेश और एरोमेटिक होता है, यानी खुशबूदार होता है, ताज़गी भरा और खुशबूदार महकदार होता है। सुबह उठते ही हम क्या पीते हैं? तो चाय पीते हैं। इट हैज़ अ रिफ्रेशिंग एस्ट्रीजेंट फ्लेवर, और इसका फ्लेवर कैसा होता है? रिफ्रेशिंग, ताज़ा करने वाला, और एस्ट्रीजेंट यानी कड़क होती है चाय पीने में। इट इज़ एक्चुअली मेड बाय ब्रीविंग, दैट इज़ बाय इन्फ्यूजिंग इन बॉइलिंग वाटर द लीव्स and shoots of a plant whose botanical name is the Camellia sinensis. चाय दरअसल एक पौधे की जिसका नबाताती नाम कैमेलिया सिनेंसिस है, उसके पत्तियों और कोंपलों को पानी में उबाल कर बनाया जाता है। उसके बाद उसको छाना भी जाता है, और छानने के बाद ही चाय पी जाती है। मतलब कहने का मतलब ये है कि चाय के दरख्त का जो नबाताती नाम है, बॉटनिकल नेम यानी नबाताती नाम, वो है कैमेलिया सिनेंसिस। और उसके जो छोटे पत्तियां होते हैं, यानी छोटे पत्तियां, वो पत्तियों को पानी में क्या किया जाता है? उबाला जाता है, और उबालने के बाद उनको छान कर जब हम उसे पीते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? चाय कहते हैं। The leaves are at first dried, cured and processed before they are packed and sold to us. यानी चाय के पत्तियों को पहले सुखाया जाता है, ड्राई करना यानी सुखाना, cured यानी उनको साफ़ किया जाता है, and processed before they are packed and sold to us, और उन पे अमल किया जाता है पैक करने से पहले। और फिर ये तमाम चीज़ों से तरतीबवार होने के बाद, प्रोसेस होने के बाद जब उसे पैक किया जाता है तो फिर पैक किए हुए पैकेट को हमको लाकर बेचा जाता है, यानी बेचने के लिए उसे अवेलेबल किया जाता है। नेक्स्ट, कैमेलिया सिनेंसिस इज़ एन एवरग्रीन प्लांट दैट ग्रोज इन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स। तो कैमेलिया सिनेंसिस हार्रा और नीम हार्रा आबो हवा में फलने और फूलने वाला सदाबहार पौधा है। यानी ये जो चाय का जो पौधा है जिसका नबाताती नाम, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं बॉटनिकल नेम, वो क्या है? कैमेलिया सिनेंसिस। ये बात को आपको ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, ये आपके लिए एकदम न्यू है। ओके, सो बॉटनिकल नेम क्या है चाय के पौधे का? कैमेलिया सिनेंसिस। तो ये कौन से आबोहवा में, यानी उसके लिए कौन सा क्लाइमेट टेम्परेचर होना ज़रूरी है? तो ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल, यानी हार्रा और नीम हार्रा, ऐसा उसके लिए मौसम होना बेहद ज़रूरी है। और ये सदाबहार पौधा है, ठीक है, एवरग्रीन, सदाबहार। टी प्लांट्स रिक्वायर एटलीस्ट 100
to 125 centimeter of rainfall a year and prefer acidic soils. चाय के पौधों को साल में 100 से 125 सम बारिश की ज़रूरत होती है और तेज़ाबी मिट्टी की ज़रूरत होती है। यानी कि ये पौधों की ग्रोथ होने के लिए, इनके फलने फूलने के लिए इनको 100 से साल में 100 से 125 सम बारिश होना ज़रूरी है। और साथ ही साथ जिस मिट्टी में इनकी पैदावार होती है अच्छे से, वो कौन सी मिट्टी होना चाहिए? तो वो है एसिडिक सॉइल। एसिडिक सॉइल मतलब तेज़ाबी मिट्टी। तो इनके ग्रोथ होने के लिए कौन से सॉइल का होना ज़रूरी है? तो एसिडिक सॉइल यानी तेज़ाबी मिट्टी। नेक्स्ट, many of the world's best tea estates are located in hill slopes at elevations of up to 1500 meters. दुनिया के बहुत से बेहतरीन चाय के बागात 1500 मीटर की बुलंदी पर पहाड़ की ढलानों पर वाक़ हैं। एलिवेशंस, अब एलिवेशंस तो ऊंचाई को कहते हैं, तो अब उन्होंने कितनी ऊंचाई होना चाहिए? 1500 मीटर की, यानी उनके जो ढलान होती है उस पर की जाती है चाय की खेती। It is said that the tea plants grow slowly and acquire a richer flavor at this height. कहा जाता है कि चाय के पौधे धीरे धीरे बढ़ते हैं, स्लोली, यानी उनकी जो ग्रोथ होती है वो कैसी होती हैं? स्लो होती हैं, धीरे धीरे होती हैं। और बुलंदी पर उनकी महक ज़्यादा होती है, यानी अब ये कितने हाइट पर होना चाहिए? कम से कम 1500 मीटर की हाइट पर। तो ऐसे हाइट पर इनके चाय की जो महक होती है वो कैसी होती हैं? ज़्यादा होती हैं। नेक्स्ट, अगला पैराग्राफ देखते हैं। व्हेन द प्लांट्स मैच्योर, जब पौधे पूरी तरह से बढ़ जाते हैं यानी बड़े हो जाते हैं, ओनली द टॉप 1 to 2 इंचेस ऑफ द प्लांट आर पिक्ड। पिक्ट करना यानी उनको तोड़ देना। यानी जब पौधे पूरी तरह बढ़ जाते हैं तो उनके ऊपर का जो हिस्सा होता है सिरे वाला, सिरे से 1 से 2 इंच का हिस्सा क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। These birds and leaves are called flushes। और अब ये जो ऊपर के 1-2 इंच का, सिरे से 1-2 इंच का जो हिस्सा तोड़ा जाता है, उन बर्ड्स यानी कलियों को और लीव्स यानी पत्तों को क्या कहा जाता है? फ्लशेस कहा जाता है। A new flush appears on the plant every 7 to 10 days during the peak growing season। यानी कि जब ये ट्री के प्लांट्स की ग्रोथ फास्टली होती है या उनका मौसम अच्छा होता है, उस वक्त में इनकी अगर ग्रोथ अच्छी होती है तो 7 से 10 दिन में इनको नए कोंपले आना शुरू होती है। यानी फिर उस टाइम पे इनकी क्या की जाती है? ज़्यादातर इन्हें तोड़ा जाता है। नेक्स्ट, अगली लाइन देखते हैं। लेफ्ट टू ग्रो ऑन इट्स ओन द टी प्लांट में एक्चुअली ग्रो इनटू अ स्मॉल ट्री। अगर चाय के पौधों को कुदरती तौर पर बढ़ने के लिए अगर छोड़ दिया जाए, यानी कि उनके केयर ना की जाए या फिर उनको तोड़ा ना जाए थोड़े बढ़ने पर, तो एक छोटे दरख्त के बराबर मोटा और बुलंद हो सकता है। यानी ये जो दरख्त है अगर इसको छोड़ दिया जाए, जैसा कि अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले कहा कि इनके पत्तों को अगर थोड़े बढ़ जाते हैं तो इनको ऊपर के 1-2 इंच के पत्तों को क्या कर दिया जाता है? तोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा नहीं किए, यानी इनको तोड़ा नहीं गया और इनको सिर्फ बढ़ने के लिए छोड़ दिया गया, तो ये एक दरख्त के छोटे पौधे की भी क्या ले सकते हैं? शक्ल हासिल कर सकते हैं। लेफ्ट टू ग्रो यानी अगर इनको छोड़ दिया जाए बढ़ने के लिए तो। बट इन ऑल टी गार्डन्स द प्लांट्स आर प्रणड एंड केप्ड एट अ हाइट ऑफ अबाउट 3 feet मीन्स वेस्ट हाई टू इनेबल ईजी प्लकिंग ऑफ द लीव्स। लेकिन चाय के सारे बागात में, मतलब चाय के जितने भी बागात हैं, ऐसा नहीं किया जाता, मतलब उनको बढ़ने के लिए छोड़ा नहीं जाता, बल्कि इन पौधों को पहले से छांट कर उनकी ऊंचाई आमतौर पर 3 फीट की जाती है, यानी कि अपने कमर के उतनी की जाती है। वेस्ट हाइट की उतनी की जाती है, रखी जाती हैं। ऐसा क्यों? इसकी वजह से चाय की पत्तियां तोड़ना आसान हो जाता है, यानी इनकी प्लकिंग करना, यानी इनको पिक्ट करना, तोड़ना क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। आपने देखा होगा, जैसा कि आप तस्वीर में देख रहे हैं कि इनकी जो तोड़ा जा रहा है, ये तोड़ने के लिए आसानी होती है अगर ये पौधे 3 फीट के रहें। अगर 3 फीट से ज़्यादा हो जाते हैं तो इनको तोड़ने में मुश्किलें होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट।
अगला पैराग्राफ देखते हैं। द टीज़ वी बाय आर यूजुअली क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर लीफ साइज़। हाँ, अब ये बहुत ज़रूरी है। जैसा कि हम जो चाय ख़रीदते हैं, आमतौर पर ये चाय और ये पत्ती को 3 किस्मों में बांटा जाता है। कौन कौन से? अकॉर्डिंगली वी हैव आसाम टाइप ऑफ टी कैरेक्टराइज बाय द लार्जेस्ट लीव, जो पहला है सबसे बड़ी पत्तियों वाली आसाम चाय। दूसरा है चाइना टाइप कैरेक्टराइज बाय द स्मॉलेस्ट लीव, दूसरा है सबसे छोटे पत्तियों वाली चाइना टाइप की चाय। और तीसरा है कंबोर्ड टाइप कैरेक्टराइज बाय लीव्स ऑफ इंटरमीडिएट साइज़, दरमियानी साइज़ के पत्तियों वाली कंबोर्ड चाय कहलाती है। यानी कि हम जो चाय ख़रीदते हैं उसको 3 हिस्सों में बांटा जाता है, यानी उनको क्लासिफाइड किया जाता है 3 इसमें जमातबंदी की जाती है। नंबर 1 तो आसाम चाय जिसके बड़े पत्तियों वाली होती है, दूसरा चाइना टाइप ऑफ टी जो कि सबसे छोटे पत्तियों वाली होती है, और तीसरा होता है कंबोर्ड टी जो कि दरमियानी साइज़ वाली होती है, इंटरमीडिएट यानी दरमियानी। अगला पैराग्राफ देखते हैं। वी हैव 3 वेरी डिस्टिंक्ट एंड डिफरेंट टी ग्रोइंग रीजन्स इन इंडिया। भारत में चाय की पैदावार के 3 वाज़े और मुख्तलिफ इलाक़े हैं। ईच ऑफ दीज रीजन्स इन फेमस फॉर द स्पेशल टाइप ऑफ टी इट प्रोड्यूसेस। और इनमें से हर इलाक़ा वहाँ पैदा होने वाली चाय के जायक़े विच आर यूनिक इन टेस्ट, एरोमा, स्ट्रेंथ एंड फ्लेवर, जायक़े, महक, कड़कपन और मज़े की ख़ुसूसियात के लिए मशहूर है। यानी ये जो 3 रीजन्स हैं इनके बनाए हुए, ये तीनों रीजन्स अपनी अपनी ख़ुसूसियात के लिए फेमस हैं, मशहूर हैं। कौन कौन से हैं रीजन्स, चलिए देखते हैं। द 3 रीजन्स आर, वो 3 रीजन्स कौन से हैं? दार्जिलिंग इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, आसाम इन फार नॉर्थ ईस्ट इंडिया एंड नीलगिरीज इन साउथ इंडिया। यानी अब वो कौन कौन से हैं? तो ये 3 इलाक़े हैं। शुमाल मशरिक़ी भारत में दार्जिलिंग, नॉर्थ ईस्टर्न यानी शुमाल मशरिक़ी। दूसरा फार नॉर्थ ईस्ट इन आसाम, यानी कि दूर दराज शुमाल मशरिक़ी भारत में आसाम। और जुनूबी भारत में नीलगिरी, यानी नीलगिरी इन साउथ इंडिया, जुनूबी भारत में। ठीक है, नेक्स्ट अगला पैराग्राफ देखते हैं। मोस्ट पीपल एग्री दैट टी इज़ अ रिफ्रेशिंग ड्रिंक। तकरीबन तमाम लोग इस बात से सहमत है कि चाय एक फ़रद बख्श यानी ताज़गी देने वाली मशरूब है। इट कंटेन्स नो कार्बोहाइड्रेट्स, फैट और प्रोटीन्स, यानी इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं होता है, फैट यानी चर्बी भी नहीं होती है, और प्रोटीन भी नहीं होते हैं। What gives tea its special and distinctive flavor is theanine as well as caffeine। यानी इसके अंदर जो अज्जा हैं कौन से? थियानाइन और कॉफ़ीन, इसकी वजह से चाय में लज्जत और बढ़ जाती है। Which give the drink its stimulating quality, जिसकी वजह से इसकी और क्वालिटी में क्या हो जाती है? बढ़ोतरी हो जाती है, यानी इम्प्रूवमेंट हो जाता है। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ देखते हैं। हाउ एंड व्हेन डिड पीपल फर्स्ट बिगिन टू ड्रिंक टी। कब लोगों ने सबसे पहले, कैसे और कब चाय पीना शुरू किया। एन अम्यूजिंग स्टोरी हैज़ कम डाउन टू अस फ्रॉम चाइनीज़ लेजेंड्स। एक बहुत ही ख़ास कहानी, हैरत अंगेज़ करने वाली कहानी, दिलचस्प कहानी है जो चाइनीज़ लेजेंड से यानी चीनी लोगों से हमें मालूम होती है। It is said that Emperor Shennong, the father of Chinese agriculture and medicine, was on his travel when a servant was boiling some water for the emperor to drink। कहा जाता है, इसके मुताबिक चीनी ज़राअत और तिब के बाबा आदम शहंशाह शिनोंग सफ़र में थे। इनका एक खादिम शहंशाह के लिए पीने का पानी क्या कर रहा था? उबाल रहा था। एग्रीकल्चर यानी ज़राअत और मेडिसिन यानी तिब, ठीक है। तो इसके क्या थे? वो बाबा आदम यानी फादर ऑफ एग्रीकल्चर एंड मेडिसिन, इनकी ज़्यादा मालूमात रखने वाले शहंशाह थे वो, जिसका नाम क्या था? एम्पेरर शेनोंग। ज़ाहिर सी बात ये कहाँ से थे? चीन से, चाइना से। तो वो एक दफ़ा क्या थे? अब सफ़र पर थे। तो सफ़र पर होने की वजह से उनका जो सर्वेंट था, उनका जो खादिम था, नौकर, वो क्या कर रहा था? उनके लिए पानी उबाल रहा था पीने के लिए।
तब क्या हुआ, चलिए देखते हैं आगे। जस्ट देन अ फ्यू लीव्स फ्रॉम अ नियर बाय ट्री ब्लू इनटू द बॉइलिंग वाटर। फिर उस वक्त क्या हुआ कि फ़ौरन उसी वक्त करीब के एक दरख्त से कुछ पत्ते उस उबलते हुए पानी में गिर गए। द वाटर इमीडिएटली चेंज द कलर, और उसी वक्त इमीडिएटली फ़ौरन से पानी का रंग क्या हो गया, बदल गया। On drinking the water, the emperor was amazed by the rich flavor and the refreshing quality of the resulting infusion. और यानी जब उसने वो पानी पिया, जैसा ही उसे लगा कि ये कलर चेंज हो गया, तो उसने पानी पिया, पीने के बाद उसे एकदम ताजगी फील हुई, तो वो हैरत में पड़ गया। Excited by the unknown plant and its amazing flavor, he carried out further investigations and discovered that tea had many healing and restorative properties and could also be used as an antidote to certain poisons. वह अजीबोगरीब जायक़ा, टेस्ट बदल गया एकदम, बहुत ही अच्छा और अनोखा टेस्ट लगा उसे। तो उसने क्या करवाई, तहक़ीक़ करवाई, इन्वेस्टिगेशन करवाया। तब मालूम हुआ कि चाय में मज़ीद बहुत सी तिब्बी नीज़ सेहत को बरक़रार रखने वाले ख़ासियतें हैं, ख़ुसूसियात हैं। ये बाज़ क़िस्म के जहर पर भी ये क्या करता है, तरियाक़ के तौर पर काम करता है। नेक्स्ट अगला पैराग्राफ। Yet another legend tells us that it was a Buddhist monk named Bodhidharma who was the first to use tea as a drink. एक और हिकायत में यानी कहानी के मुताबिक ये भी कहा जाता है कि बोधिधर्मा नामी एक बौद्ध भिक्षु मॉन्क ने पहले चाय को मशरूब के तौर पर इस्तेमाल किया। He was keen to find a herb or a medicinal plant which would help him stay awake and alert for long periods of time in prayer and meditation. और वह हमेशा तलाश में रहता था, किस चीज़ के, हर्ब्स के, यानी जड़ी बूटियों के। किस लिए तलाश में रहता था, क्योंकि वो हमेशा क्या किया करता था, मेडिटेशन किया करता था। मेडिटेशन करना यानी कि क्या कहते हैं उसे, ध्यान लगाना। तो मेडिटेशन के लिए उसे क्या होना चाहिए था, ज़्यादा देर तक ताज़गी या फ्रेश रहना चाहिए होता था। तो इसलिए वो हमेशा ऐसे जड़ी बूटियों के तलाश में रहता था जिसको चबाने के बाद या खाने के बाद वो हमेशा ताज़ा और फ्रेश फील करे, यानी उसे नींद ना आए। After considerable search and trial, he found that chewing leaves from the tree shrubs acted as a stimulant, helping him stay awake. और काफ़ी तजुर्बात करने के बाद और काफ़ी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद उसको ये मालूम हुआ कि टी श्रब यानी चाय का जो दरख्त होता है, उसके पत्ते खाने के बाद वो काफ़ी देर तक होशियार रह सकता है, यानी जागा हुआ रह सकता है और फ्रेश भी रह सकता है। It was he who introduced tea among his disciples in China. और इसी ने सबसे पहले अपने चीनी शागिर्दों को चाय से मुतारुफ़ किया, यानी बोधिधर्मा ने। It is said that Japanese priests studying under Buddhist teachers in China carried tea seeds and leaves back home with them. और ऐसा भी कहा जाता है कि जो जापानी भिक्खु होते हैं जो तालीम हासिल करने के लिए आए थे किनके पास, चाइनीज़ के पास, उन्होंने भी अपने साथ चाय के बीज पौधों के और पत्तियां साथ लेकर गए थे अपने जापान को वापस। Portuguese traders also began to bargain for tea on the border of Mongolia. In fact, the story goes that the Chinese emperor Huizong was so taken up with tea that he set up a research into the best tea whisking methods and also hosted tea and tea tasting tournaments in the court. अब तुर्की ताजिरों ने भी मंगोलिया की सरहद पर चाय का व्यापार सौदा करना शुरू कर दिया। दरअसल एक कहानी ऐसा बताती है कि शहंशाह हुइत्सुंग एक शहंशाह का नाम है, एम्पेरर का, जो कि चाय से इतना ज़्यादा मुतासिर हो गया था कि उसने चाय बनाने का तरीक़ा दरियाफ़्त करने के लिए, सिर्फ चाय को सही तरीक़े से बनाने का तरीक़ा दरियाफ़्त करने के लिए उसने चाय बनाने के और चाय टेस्ट करने के टूर्नामेंट्स रखे थे। यानी कि
मुकाबले रखे थे अपने दरबार में। So tea-minded was he that he failed to notice that Mongolia had actually taken over his empire. वो चाय का ऐसा चहीता रसिया हो गया था कि उसको इस बात का इल्म ही नहीं हुआ कि कब मंगोलिया ने उसके सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया। यानी हुइत्सुंग जो था वो चाय के बनाने के तरीक़े ईजाद कराने के टूर्नामेंट में लग गया और इधर कब मंगोलिया ने उसके सल्तनत पर कब्ज़ा कर लिया ये उसे पता ही नहीं चला। सो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा फर्स्ट पार्ट द स्टोरी ऑफ टी का, जो कि पेज नंबर 18 और 19 से था। उम्मीद है आप तमाम को ये लेसन अच्छे से समझ आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।